नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी क्विज में बात करेंगे नए सवालों पर, नई जानकारियों पर। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्विज है, आज का जो क्विज है, यह रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। जैसा कि हम लोग डेली लाइव मिलते हैं, लाइव एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन आज ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज 26 जनवरी है। तो इस लिहाज से, हालांकि मैंने कल ये बोला था कि 26 जनवरी को आप रिवीजन कीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्यों इसको मिस कर दिया जाए, है ना। क्यों नहीं कुछ सवाल बना दिए जाए और बच्चे उसको भी रिवीजन में अपने रख लेंगे, है कि नहीं। तो यह जो आज का कार्यक्रम है, यह रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। तो आप इसी के आधार पर ये पूरा का पूरा सेशन देखिएगा। जो भी आपको इस सेशन से जुड़े हुए सवाल रहेंगे, कहीं कुछ आपको दिक्कत महसूस होगी, तो आप कल यानी कि 27 जनवरी को उस पर आप मुझसे जो भी दिक्कत होगी उस पर पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है डूम्सडे, है ना। डूम्सडे क्लॉक के बारे में यह सवाल क्या कहता है। पहला है कि डूम्सडे क्लॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, तीन कथन दिए गए। पहला कथन है डूम्सडे क्लॉक का निर्माण शिकागो स्थित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा किया गया था। शिकागो कहाँ पे है? अमेरिका में। तो यहां पर इसका निर्माण किया गया। दूसरा कथन है इस घड़ी की आधी रात यानी कि रात 12 बजे सर्वनाश के सैद्धांतिक बिंदु को चिन्हित करती है। थोड़ा सा ये निगेटिव चीजों को दर्शाता है, लेकिन क्या किया जाए, ऐसा बनाया ही गया है। तो तीसरी जो बात है वह है कि इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी और उस समय यह आधी रात से 5 घंटे पहले थी, यानी कि 12 बजे से 5 घंटे पहले थी। ठीक है, लेकिन अब की स्थिति में कुछ नई जानकारियां मिल रही हैं, इसी कारण से इसके आधार पर सवाल बनाया गया है। जानकारियां ये मिल रही हैं दोस्तों कि 90 सेकेंड और अधिक समय बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो सुई है वह एकदम 12 बजे के आसपास में आ रही है। और यह स्थिति दर्शा रही है कि जो दुनिया का एक सैद्धांतिक तौर पर वह सर्वनाश का संकेत हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, 90 सेकेंड क्यों आगे बढ़ाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि बीते साल में 2022 में जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति रही, उससे पहले 2020 से लेकर करके 2022 तक, इनफैक्ट आज तक कोरोना महामारी का जो प्रभाव है यह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसी न किसी रूप में वह सामने आ ही जाता है, दिख ही जाता है। जलवायु परिवर्तन की स्थितियां सामने आ रही हैं, अकाल, भूखमरी, न जाने कई ऐसे आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि हम सभी झेल रहे हैं किसी न किसी रूप में। हम सभी का मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो अस्थिरताएं हैं, इन्हीं अस्थिरताओं को यह जो सुई है, यह सुई दर्शाती है। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शिकागो में इसका निर्माण किया। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि यह रात 12 बजे यदि यह सुई पूरी की पूरी एग्जैक्ट आ जाएगी तो फिर यह सर्वनाश के सैद्धांतिक बिंदु को चिन्हित करेगी। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है यह गलत है। यह 1950 की जगह 1947 है ना। पूछा क्या गया था, कौन से कथन सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी एक इमेज भी है, इस इमेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1953 में यह सुई यहाँ पर आ गई थी, 1991 में फिर थोड़ा सा इसको पीछे किया गया, फिर 2017 में यह सुई फिर से आगे की गई और 2018 में यह सुई यहाँ पर। जब जैसी स्थिति होती है उसी के हिसाब से सुई को आगे पीछे किया जाता है ना। यदि स्थिति कंट्रोल में है तो फिर सुई को थोड़ा पीछे कर दिया जाता है। स्थिति बहुत ही आपद वाली हो गई है तो सुई को और थोड़ा आगे खिसका दिया जाता है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आप समझ सकते हैं डूम्सडे क्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत पर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत पर्व की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है। तीसरा कथन है इसका आयोजन
लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर किया जाता है। पूछा गया है इनमें से कौन से कथन सही हैं, है ना। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। क्या इसका उत्तर होना चाहिए, है ना। एक बार सोच करके बताइए, क्या आपको जानकारी है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। फिर तो मैं अभी बताऊंगा ही, है ना। लाइव में तो हम लोग तुरंत देखने ही लगते हैं कि आप उत्तर क्या दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा समय दे देता हूं। आपने देखा क्या, आपने इस उत्तर को बनाने की कोशिश की क्या। देखिए, देखो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहा गया है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय, है ना। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि इसका आयोजन लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर किया जाता है, तो यह भी जो कथन है यह भी कथन सही है। जो LIFE, है ना, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, इस थीम का एक मंडप भी लाल किले पर बनाए जाने की बात की गई है ना। और यहाँ पर जब दूसरा और तीसरा कथन सही है तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि आप में से किनका किनका सही हुआ है। यदि गलत हुआ है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कौन सा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, मिशन लाइफ, जिस लाइफ की अभी हम बात कर रहे थे, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। मिशन लाइफ के बारे में प्रधानमंत्री निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अभियान को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो में COP26 में प्रस्तुत किया गया। दूसरा कथन है, यह मिशन लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट और बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। इनमें से कौन सा से कथन सही है या फिर है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और नहीं 2। क्या इसका उत्तर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, है ना, ताकि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी पाए, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा कि जो मिशन लाइफ है ये COP26 का जो आयोजन हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जिक्र किया। क्लियर, तो ऑप्शन सी इसका सही। अगला सवाल देखते हैं, ओलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, ये मांसाहारी कछुए केवल हिंद महासागर में ही पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में ये सबसे छोटे और संख्या में सबसे अधिक। और तीसरा कथन है, ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में शामिल है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, पूछा गया है कौन से कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1 और 3, 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक एक करके, देन फिर इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पहला स्टेटमेंट है ये केवल हिंद महासागर में दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल हिंद महासागर नहीं है बल्कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, यहां भी इनकी उपस्थिति रहती है। ठीक है, तीनों जगह इनकी उपस्थिति रहती है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाए। दूसरा कथन है कि सबसे छोटे और संख्या में सबसे अधिक है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन भी सही है, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में यानी कि सुभेद्य श्रेणी में शामिल है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, है ना। इसको चेक कर लीजिएगा आप में से कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। ध्यान रखिएगा कि यह जो खबर है, इससे खबर के बारे में ये जानकारी मिलती है कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुओं की मौत हुई है ना। और इसी के कारण यहाँ पर इस न्यूज को आधार बनाते हुए ये सवाल बनाया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार। दूसरा कथन है यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। और तीसरा कथन है यह 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान किया जाता है। पूछा गया है कि इसमें से कौन से कथन सही नहीं। देखिए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल दिया जाता है ना, और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है, इसके पहले इस पुरस्कार के बारे में घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा कर दी गई है। 11 बच्चों को इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित करने की बात की गई है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ना। ये शिक्षा मंत्रालय नहीं है, बल्कि यह महिला और बाल विकास मंत्रालय है ना, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें भी एक गलती है कि जो 10 की जगह पर 5 साल है ना, 5 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, इनको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 गलत हो जाएगा। पूछा गया है क्या कौन से कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 और 3। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ट्रांसफैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है इसे वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाकर तैयार किया जाए। दूसरा कथन है FSSAI द्वारा इसकी राष्ट्रीय सीमा सभी खाद्य पदार्थों में प्रति 100 ग्राम कुल वसा में 10 ग्राम ट्रांसफैट निर्धारित की गई। पूछा गया है इसमें से कौन सा या से कथन सही। ठीक है। ट्रांसफैट के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण नुकसान की स्थितियां सामने आ रही हैं, और इसी लिहाज से यहाँ पर यह जो समाचार है, समाचार महत्वपूर्ण हो गया, और इसी के आधार पर सवाल भी बनाया है ना। तो हमारी आंतों को इसके चलते काफी नुकसान पहुंच रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, इसको और गाढ़ा किया जाता है। ठीक है। और ये जो ट्रांस फैट है ना, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि प्राकृतिक प्लस कृत्रिम दोनों ही स्तरों पर तैयार किया जाता है। ठीक है ना, दोनों स्तरों पर उपलब्धता इसकी होती है। बात समझ आ रही? जो प्राकृतिक है वो जो जुगाली करने वाले जो पशु हैं, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, ठीक है, इनके दुग्ध उत्पादों में या फिर जो मांस खाया जाता है, मांस में भी ट्रांस फैट की मौजूदगी देखी जाती है। तो ये प्राकृतिक तौर पर इसकी उपलब्धता होती है। ये जो प्राकृतिक उपलब्धता है, इसका सेवन यदि कोई व्यक्ति करता है तो फिर उससे नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि जो कृत्रिम तौर पर तैयार किया जाता है, उसका सेवन करने से वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और यहाँ पर इसी के कारण ये सवाल में रखा भी गया है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 में क्या है कि 100 ग्राम कुल वसा में 10 ग्राम की जगह 2 ग्राम ट्रांसफैट निर्धारित की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो जाएगा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक इसका सही उत्तर। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निक्षय मित्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है यह पहल 2022 में राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा कथन है इस पहल का उद्देश्य यानी मकसद टीबी के इलाज के लिए अतिरिक्त नैदानिक पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करना है। तो इनमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसे सही है या फिर है। बहुत ही सीधा सा इसका उत्तर है, दोनों ही कथन सही है ना, दोनों ही कथन ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस संदर्भ में आपको ये दोनों ही जानकारियां होनी चाहिए निक्षय मित्रा के संदर्भ में। ठीक है। टीबी यानी कि क्षय रोग है ना, क्षय रोग किस कारण से होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस,
ट्यूबरक्यूलोसिस भी तो कहा जाता है ना भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसके कारण यह क्षय रोग होता है। और इसी के निदान के लिए निक्षय मित्रा जो ये मिशन है, इसको चलाया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन फिर दिए गए हैं। पहला कथन है, पृथ्वी की बाह्य कोर तरल अवस्था में जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। दूसरा है, पृथ्वी के आंतरिक कोर की खोज 1950 में भूकंप के अध्ययन के दौरान की गई थी। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा से सही है या फिर है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और नहीं। देखो ध्यान रखना, हाल के समय में एक शोध में ये जानकारी मिल रही है कि पृथ्वी के कोर का जो हिस्सा है उसने घूमना बंद कर दिया है ना। पहले भी एक बार ऐसी स्थिति देखी गई थी, और जब इसने घूमना बंद कर दिया है तो इसका इम्पैक्ट पृथ्वी के घूर्णन पर पड़ सकता है ना। और इसी कारण से इसको सवाल में रखा भी गया है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में बताना है कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। क्या इसका उत्तर होगा बताओ। देखो इसका उत्तर ध्यान रखना, पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो बाह्य कोर है वह तरल अवस्था में है, जो आंतरिक कोर है वह ठोस अवस्था। दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यह 1950 में नहीं बल्कि 1935 में भूकंप के अध्ययन के दौरान इसके बारे में पता लगाया गया था। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। और इसको एक बार इमेज में भी आप देख लीजिए। ये है जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है इनर कोर, ये आउटर कोर है जो कि तरल अवस्था में, इनर कोर द्रव ठोस अवस्था में है। और जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है पृथ्वी का, वो क्या कहलाता है, क्रस्ट यानी भूप्रपटी। भूप्रपटी के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, वो मेंटल कहलाता है ना। ये तीनों महत्वपूर्ण मुख्य अवस्थाएं हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। तो कोर के कॉन्टेक्स्ट में बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ये ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर यहाँ पर इन चीजों को समझने की भी आवश्यकता है। मेरे ख्याल से भूगोल विषय यदि आप पढ़े होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, तो इसमें पृथ्वी की संरचना में इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होता है। उसको अच्छे से पढ़िएगा, इससे सवाल भी बनते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं, नोरो वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे शीतकालीन उल्टी बग भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, यह बहुत ही संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। तीसरा कथन है, यह कैलीसीवीरिडे परिवार का एक आरएनए वायरस है। इनमें से कौन से सही है ना, कौन से कथन सही है। नोरो वायरस के कारण संक्रमण की कुछ स्थितियां देखी गई हैं और इसी के कारण यह जो विषय है चर्चा में आया है। देखो ध्यान रखना कि ये तीनों ही कथन सही है ना, तीनों ही कथन सही है। इसे शीतकालीन उल्टी बग भी कहा जाता है। और यह किस परिवार का हिस्सा है, कैलीसीवीरिडे परिवार का आरएनए वायरस है। यहाँ ध्यान रखना वायरस है, वहां पर तो ऐसे नोरो वायरस से ही आप समझ जाएंगे कि ये जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है यह भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये सवाल है, जलकुंभी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह एक आक्रामक प्रजाति है जो भारत की मूल निवासी। दूसरा कथन है, यह कम मात्रा में मौजूद होने पर पानी से भारी धातुओं को हटाकर जल शोधक के रूप में कार्य करती है। तीसरा कथन है कि इसकी उपस्थिति इंगित करती है, क्या इंगित करती है भाई, पानी में ऑक्सीजन का स्तर उच्च है। पूछा गया है कौन सा ऐसे कथन सही है। दोस्तों अभी समाचार एक आया है, समाचार ये है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सांख्य सागर नामक एक झील है और उस झील में जलकुंभी बहुत बड़ी मात्रा में फैल चुका है और इसके कारण उस झील के समाप्त होने की अब स्थिति आ गई है। वह झील मृत प्राय हो चुकी है ना। और इसी के कारण यह विषय यहाँ पर उभरा है और इसी के आधार पर यह सवाल बना है। कथन एक बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि यह भारत की नहीं बल्कि यह अफ्रीका में भी, दक्षिणी अफ्रीका की मूल निवासी है। ठीक है, दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तीसरा कथन फिर से गलत हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बल्कि
नाइट्रोजन। ठीक है, यह दर्शाता है कि इसमें नाइट्रोजन का स्तर उच्च है। तो दो कथन, 1 और 3 जब गलत हो जाते हैं, दूसरा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा सही है, ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वो सांख्य सागर झील, है ना, इसका नाम ही है सांख्य सागर झील। कहाँ पर है, एमपी, मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में। ठीक है, तो यदि एमपी की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। चलिए, आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल 11 बजे फिर से लाइव क्लास में। अपना ख्याल रखिए, आज अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। ऑल द बेस्ट।